वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना के महत्वपूर्ण विषयों पर राजस्व लेखपाल वीडियो वीपीओ और भी अति महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के काफ़ी लेक्चर्स लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। अगर आपने कॉमटेरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। आइए बिना समय गवाए हम नए टॉपिक की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्रियाएं, काल, वाच्य, अव्यय और निपात। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो वो क्रिया कहलाती है। जैसे देवेश दूध पी रहा है, अर्चना काम कर रही है, नीतू नाच रही है। देवेश दूध पी रहा है, इसमें पी रहा है, ये एक तरह की क्रिया हो गई। और अर्चना काम कर रही है में कर रही है क्रिया हो गई। और नीतू नाच रही है, इसमें नाच रही है क्रिया हो गई। शब्द कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं। इनमें किसी कार्य से करने अथवा होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्रियाएं कही जाएंगी। क्रिया के भेद कौन से होते हैं? क्रिया के भेद में दो भेद होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? मुख्य क्रिया के अंतर्गत मूल क्रिया, और मूल क्रिया के अंतर्गत अकर्मक, सकर्मक, और अकर्मक क्रिया के अंतर्गत पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। और मूल क्रिया के सकर्मक की बात करें तो सकर्मक के अंतर्गत पूर्ण सकर्मक, और पूर्ण सकर्मक में एक कर्मक और द्विकर्मक। और दूसरा जो भेद होगा सकर्मक का वो अपूर्ण सकर्मक। और मुख्य क्रिया का दूसरा भेद है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न के भी दो भेद हैं, प्रेरणार्थक और व्युत्पन्न अकर्मक। तो प्रेरणार्थक में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब मुख्य क्रिया का तीसरा भेद है नामिक, चौथा भेद है समस्त, पांचवा भेद है संयुक्त और छठा भेद है मिश्र। अब क्रिया के भेद में जो दूसरी क्रिया थी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में पहला है काल। काल में वर्तमान, भूत, भविष्य। और दूसरी क्रिया है पक्ष। पक्ष में नित्य, सातत्य, पूर्ण और स्थित्यात्मक। और चौथा है वृत्ति। अब वृत्ति के अंतर्गत है आज्ञार्थक, संभावनार्थक और सामर्थ्य सूचक। फिर बाध्यता सूचक, निश्चयार्थ और संकेतार्थक। इसके बाद सहायक क्रिया में जो दूसरा है क्रिया वो है वाच्य। वाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार से ये क्रिया के भेद का चार्ट मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया। क्रिया पदबंध की रचना के आधार पर पहला है मुख्य क्रिया। क्रिया पदबंध का मुख्य या कोशगत अर्थ बताने वाला। और दूसरा है क्रिया पदबंध के आधार पर, रचना के आधार पर सहायक क्रिया, जिसमें मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो भी अंश शेष रह जाता है वह सहायक क्रिया। जैसे कि बच्चे गाना गा चुके हैं, वह हंस रही है, आप अब जा सकते हैं, वह हिंदी नहीं बोल पाता, तो इस प्रकार से गा चुके हैं में मुख्य क्रिया गा, सहायक क्रिया चुके हैं। और दूसरे वाक्य में हंस रही है तो हंस मुख्य क्रिया और रही है सहायक क्रिया। मतलब क्रिया में भी दो भाग हो जाएंगे। और उसके बाद जा सकते हैं में जा हो गया मुख्य क्रिया और सकते हैं सहायक क्रिया। और अगले शब्द में वह हिंदी नहीं बोल पाता में बोल है मुख्य क्रिया और पाता है सहायक क्रिया। अब हम अध्ययन करते हैं धातु का। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, जा, रो, पा इत्यादि जो वर्ड लगते हैं वो धातु कहलाते हैं। इन्हीं से लिखता है, पढ़ता है, जाता है, रोता है आदि शब्द बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से आदि क्रियाएं बनती हैं। लिख, पढ़, जा, रो, पा से जैसे लिखता है, पढ़ता है, ये बनाई जाती हैं इससे आदि क्रियाएं। क्रिया के प्रकारों की बात करें तो मूल क्रिया या सरल क्रिया। मूल क्रिया में वे क्रिया रूप जो भाषा में ऋण शब्दों की तरह से प्रचलित हैं,
सरल क्रिया कहे जाते हैं। ये क्रियाएं न तो किसी अन्य क्रिया से उत्पन्न हुई हैं और न ही एकाधिक क्रिया रूपक योग से बनी है, इसलिए इन्हें मूल क्रिया कहा जाता है। जैसे आना जाना, पढ़ना लिखना पीना, ये सब मूल क्रियाएं हैं या सरल क्रिया है। इसके बाद है सरल क्रिया के अंतर्गत कौन से? अकर्मक और सकर्मक क्रिया है। दोनों प्रकार की क्रिया है। इसमें अकर्मक क्रिया के बारे में हम समझते हैं। अकर्मक क्रिया होती है जो वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे चलना फिरना, दौड़ना, रोना, इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है। और उसके बाद है सकर्मक क्रिया, वो क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है, कर्म की अपेक्षा रखती है, जैसे कि जिसके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता हो, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। पढ़ना लिखना, खाना पीना, देना लेना, सब में कर्म की आवश्यकता होती है। बंदर लड़की को देख रहे हैं, ये सकर्मक है। गीता फूल तोड़ रही है, ये सकर्मक है। देखना और तोड़ना, ये लड़की और फूल पर पड़ रहा है इसका असर, तो लड़की और फूल कर्म है। क्रिया का फल देखने से और तोड़ने से, ये सकर्मक क्रियाएं होंगी। इस उदाहरण से हमें स्पष्टता समझ में आया सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक के भेद प्रभेद। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया के विषय में आप जानते हैं कि कर्म की अपेक्षा नहीं होती। कर्म की अपेक्षा नहीं होती। दो प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक की बात करें, पूर्ण से तात्पर्य है कि अपने में ही पूर्ण होती है। अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती है। जैसे सोना, दौड़ना, हंसना, जाना आना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं और अर्थ व्यक्त करने में स्वतः पूर्ण है। पूर्ण अकर्मक क्रियाओं के दो भेद किए जा सकते हैं, स्थिति या अवस्था बोधक, और या तो दूसरा है गति बोधक। पूर्ण अकर्मक क्रिया के दो भेद, स्थिति या अवस्था बोधक और गति बोधक। और दूसरी स्थिति हम देखेंगे कि स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक कौन है? ये पूर्ण अकर्मक क्रियाएं जिनके द्वारा कर्ता की स्थिति, अवस्था या उनकी दशा का बोध होता है, स्थित्यात्मक अकर्मक कही जाती हैं। उदाहरणार्थ, बच्चा रो रहा है, रोने की स्थिति या अवस्था का बोध है। लड़की हंस रही है, तो हंसने की स्थिति ये हंसने की अवस्था का बोध कराती है। और वे सो रहे हैं, तो सोने की अवस्था ये स्थिति का बोध कराती है। दूसरा भेद है गतिबोधक पूर्ण अकर्मक। ये वे अकर्मक हैं जिनके संपादित करते समय कर्ता गतिशील स्थिति में होता है, जैसे कि गति हो, दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, आना है, जाना है, चलना है, फिरना है, उड़ना है, तैरना है, इत्यादि प्रकार के जो स्थिति होगी तो उसे बोलते हैं गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। इनमें प्रायः स्थानवाची क्रिया विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, दिल्ली जा रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस प्रकार के। अब हम दूसरे भेद की बात करेंगे, अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक ये क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपने अर्थ पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं कर पाती हैं और इस पूर्णता के लिए इनको कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। होना, बनना, निकलना, ऐसी ही क्रियाएं जो अर्थ की पूर्णता के लिए पूरक का सहारा लेती हैं। बच्चा बीमार है, शीला बेईमान है, बेईमान निकल गई, वह ईमानदार लगा, और इसमें बीमार है, ईमानदार है, बेईमान है, ये सारे पूरक शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अधूरा सा लगता है। पूरक के स्थान पर प्रायः विशेषण तथा संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि पूरक के स्थान पर विशेषण और संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। अब सकर्मक क्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे अकर्मक क्रियाओं के अर्थ को स्वतः पूर्ण अर्थ में व्यक्त करने या तो न करने के आधार पर पूर्ण या अपूर्ण दो भेद होते हैं, उसी तरह से सकर्मक के भी पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक ये दो भेद हो जाते हैं। तो पूर्ण सकर्मक ये सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ है, पूर्ण सकर्मक कही जाती हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक।
कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद हैं। एक कर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म लेती है, एक कर्मक कही जाती हैं। एक कर्मक या पूर्ण सकर्मक, जैसे शीला गाना गा रही है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, तो ये अमरूद खा रहे हैं, तो गाना, अखबार, अमरूद ये सब कर्म है जो क्रिया पर क्या के प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। इनको प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। और दूसरा जो इनमें भेद होगा, द्विकर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया। जैसे कुछ पूर्ण सकर्मक क्रिया ऐसे हैं जो कर्म लेती है, जैसे भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना, इस प्रकार की द्विकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे मैंने शीला को किताब दी, हमने मोहन से मकान खरीदा, मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी, राम ने सीता को किताब दी, मैंने माँ को पत्र भेजा, तो ये सभी द्विकर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया को परिलक्षित करते हैं। और ऐसी क्रियाओं पर क्या के उत्तर में प्राप्त संज्ञा प्रत्यक्ष कर्म कही जाती है, और किसे किसको इसके उत्तर में प्राप्त सजीव संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्म कहलाते हैं। अब दूसरे भेद की हम चर्चा करेंगे, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जैसी सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते भी अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे अपूर्ण सकर्मक कही जाती हैं। अर्थ की पूर्णता के लिए ये क्रियाएं कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द कर्म पूरक का सहारा लेती हैं। मानना, समझना, चुनना, बनाना, ऐसी ही क्रियाएं हैं। जैसे कि आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, तो इसमें आपने मुझे तो कर्म और प्रतिनिधि तो ये पूरक हो गया। वह शीला को मूर्ख समझता है, तो वह शीला को मूर्ख समझता है, तो उसमें कर्म हो जाएगा वह शीला, ये कर्म का, और मूर्ख समझता है, को मूर्ख समझता है, ये पूरक। वह मोहन को अपना पति नहीं मानती, तो वह मोहन के बीच में कर्म और अपना पति के बीच में पूरक। ये हो गया कर्म अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ऐसे वाक्यों में पूरक या कर्म पूरक, प्रतिनिधि जो शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है, या मूर्ख शब्द इस्तेमाल हुआ है, और पति शब्द इस्तेमाल हुआ था, ये इनका अगर लोप कर दिया जाए तो वाक्य अधूरा सा प्रतीत होता है। आप प्रतिनिधि हटा दीजिए, मूर्ख हटा दीजिए, पति हटा दीजिए उन उदाहरणों में से। आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, तो आपने मुझे क्यों चुना, तो प्रतिनिधि अगर आपने हटा दिया तो वाक्य अधूरा सा प्रतीत होता है। यहाँ प्रतिनिधि का संबंध कर्म मुझे से है, मतलब मुझे, प्रतिनिधि किसे चुना जा रहा है, तो मुझे। और मूर्ख का संबंध कर्म, और शीला को मूर्ख समझता है तो शीला से है मूर्ख संबंध। और पति का संबंध, जैसे वह मोहन को अपना पति नहीं मानती, तो पति का संबंध किससे है, संबंध कर्म मोहन से है, मोहन इसमें कर्म है, इस कारण ये पूरक, कर्म पूरक कहे जाते हैं। विशेष ध्यान दे सकते हैं कि अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। ये पूरक जो है, ये अपूर्ण क्रिया को पूर्ण करने के लिए ही पूरक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं क्रिया के कितने भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से पहला है सामान्य क्रिया। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे कि आप आए, वह नहाया, तो आप आए में आए, वह नहाया में नहाया, ये सब हो गए सामान्य क्रिया। अब संयुक्त क्रिया की चर्चा करते हैं। संयुक्त क्रिया जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कविता महाभारत पढ़ने लगी, तो पढ़ने लगी क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। वह खा चुका है, तो खा चुका क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। और तीसरा जो भेद है वो नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से ऐसा पता चल सके कि इस कर्ता स्वयं
कार्य को नहीं कर रहा है और किसी अन्य को इस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, प्रेरित बन रहा है, तो प्रेरणार्थक हो गया। प्रेरणा दे रहा है उस कार्य को करने के लिए दूसरे को, स्वयं नहीं कार्य कर रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसके दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता होता है और दूसरा प्रेरित कर्ता होता है। तो प्रेरक कर्ता क्या करता है, प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है, और प्रेरित कर्ता होता है कि प्रेरणा लेने वाला होता है। जो प्रेरणा ले रहा है उसको प्रेरित करता, और जो प्रेरणा प्रदान कर रहा है वो या दे रहा है वो प्रेरक करता। जिस प्रकार से साइंस में उत्प्रेरक कैटालिस्ट का रोल होता है, उसी तरह से यहाँ प्रेरक करता प्रेरणा प्रदान करता है और प्रेरित करता प्रेरणा लेता है, स्वीकार करता है। पांचवा भेद जो है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया का, वो है पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, तो उठा हूँ जो है ये क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। सोकर उठा हूँ तो सोकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है या धातु के अंत में कर या कर के लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे कि बच्चा दूध पीते ही सो गया, लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएंगी, राम चित्र देखकर हंसने लगा। तो इस प्रकार की ये विशेष स्थितियां हैं पूर्वकालिक क्रिया की। काल के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। इसमें तीन प्रकार के काल हैं, भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। तो भूतकाल के जो भेद हैं, सामान्य भूत सिंपल पास्ट, आसन्न भूत रिसेंट पास्ट, अपूर्ण भूत इनकम्प्लीट पास्ट, पूर्ण भूत कंप्लीट पास्ट, संदिग्ध भूत डाउटफुल पास्ट और हेतु हेत मद भूत कंडीशनल पास्ट। इसके बाद वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के भेदों को देखें तो सामान्य वर्तमान प्रेजेंट इंडिफिनिट, अपूर्ण वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस और संदिग्ध वर्तमान प्रेजेंट डाउटफुल। इसके बाद भविष्यत काल फ्यूचर टेंस के भेदों को देखें तो सामान्य भविष्यत सिंपल फ्यूचर और संभाव्य भविष्यत डाउटफुल फ्यूचर। पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय या अतीत में कार्य संपन्न होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। बच्चा गया तो इसमें गया, बच्चा गया है तो उसमें गया, बच्चा जा चुका था तो उसमें चुका था, और बच्चा जा रहा था तो उसमें जा रहा था। ये सभी काल को प्रदर्शित कर रहे हैं। सामान्य भूत जहाँ बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो वो सामान्य भूत होता है। जैसे बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, इस प्रकार के ये सामान्य भूतकाल में आते हैं। आसन्न भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय निकट समझा जाए वो आसन्न भूत कहलाता है। जैसे बच्चा आया है, कमल गया है। तीसरा भेद होगा भूत का अपूर्ण भूत, जहाँ भूतकाल ये क्रिया के भी समाप्ति नहीं हुई हो वहाँ अपूर्ण भूत होता है। जैसे बच्चा आ रहा था, श्याम पत्र लिख रहा था, इस प्रकार से। इसके बाद है पूर्ण भूत क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होगी कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कि श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा आया था। इसके बाद है संदिग्ध भूत क्रिया। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे बच्चा आया होगा, कमल गया होगा। इसके बाद है हेतु हेतु मद भूत क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से नहीं हुई वहाँ हेतु हेतु मद भूत होता है। इस क्रिया में दो संबंध वाक्य होते हैं। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस प्रकार से भूतकाल के ये महत्वपूर्ण रहते हैं। अब हम वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मुनि माला फेरता है, गवाया गा रहा है। इसमें भी भेद हैं। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है वहाँ
सामान्य वर्तमान होता है, जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। अगला भेद है अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है, जैसे बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है। इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है, जैसे अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, ये संदिग्ध हो गया। तीसरा जो भेद होगा कालों का वो है भविष्यत काल। भविष्यत काल में फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा और भविष्यत काल कहलाता है। श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज संध्या को वह आए। इसमें भी दो भेद हैं, सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे। और संभाव्य भविष्यत है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, वहाँ संभाव्य भविष्यत होता है, जैसे शायद आज वह आए, संभव है श्याम पत्र लिखे। इस प्रकार से ये कालों के, क्रियाकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने क्रिया के भेद में काल पर चर्चा की है। ये सहायक क्रिया के काल, वर्तमान, भूत, भविष्य के। अब हम चर्चा करेंगे वाच्य पर। वाच्य पर। वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का कर्ता, विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस और भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। कर्तृवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया का कर्ता का बोध हो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग और वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। इसके बाद आता है कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। और तीसरा जो भेद होगा वह है इम्पर्सनल वॉइस भाववाच्य, क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है, जैसे वह मुझसे रहा नहीं जाता, गौरव से सोया नहीं जाता। इनका प्रयोग कैसे करते हैं? कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में जब कर्ता के लिंग एक वचन और पुरुष के अनुरूप क्रिया हो तो वह कर्तरी प्रयोग कहलाता है, जैसे लड़का पत्र लिखता है, लड़कियां पत्र लिखती हैं। कर्मणी प्रयोग में क्या होता है? जब क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वह कर्मणी प्रयोग कहलाता है, जैसे उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ाया गया, छात्रों से निबंध लिखे गए। और भावे प्रयोग होता है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता का अनुसरण न करके सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में हो तब भावे प्रयोग होता है, जैसे अनीता ने बेल को सींचा, लड़कों ने पत्रों को देखा है। इस प्रकार से हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। हमारा विषय था आज क्रियाएं। क्रियाएं में काल, वाच्य, अव्यय और निपात। इसमें हमने क्रिया के भेदों के बारे में चर्चा की। मुख्य क्रिया, मूल क्रिया, व्युत्पन्न, नामिक, समस्त, संयुक्त, मिश्र, अकर्मक, सकर्मक, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक के बारे में। व्युत्पन्न में भी हमने चर्चा की, प्रेरणार्थक, व्युत्पन्न कर्मक, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, नामिक, समस्त, संयुक्त, मिश्र, सभी प्रकार की क्रियाओं के भेद। और सहायक क्रियाओं में हमने काल के बारे में, वर्तमान, भूत, भविष्य और हमने इसी प्रकार से चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा की थी टेंसेस के बारे में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सभी प्रकार के भेदों के बारे में। इसके साथ ही साथ हमने चर्चा की है वाच्य के बारे में। वाच्य में तीन प्रकार के वाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस के बारे में। और उसके साथ ही साथ हमने इनके प्रयोग के आधार पे कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग तक हमने चर्चा कर ली है। कॉमटेरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कॉमटेरिया चैनल पे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स कंटिन्यू हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, उत्तर प्रदेश वनडे एग्ज़ाम, वीडियो, वीपीओ
जूनियर असिस्टेंट, उसके साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड, असेंबली गार्ड और जितने भी एग्जामिनेशन जहाँ जहाँ हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य के, हिंदी शब्द रचना व्याकरण के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए संपूर्ण हिंदी का एक समिष्ट समावेश प्रस्तुत करता कॉम्टेरिया नित्य निरंतर अपनी सेवा दे रहा है। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें और कॉम्टेरिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगले रोमांचक हिंदी की वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होगा कॉम्टेरिया आपके समक्ष। जय मां गंगा, हर हर महादेव।